हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एग्जाम्पल के एक और नए सेशन में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सीयूईटी के बारे में। और आज मैं आपको शुरू करने वाला हूं हिस्ट्री की आपकी सीयूईटी की क्लासेस। तो चलिए पहले शुरू करते हैं ओवरव्यू के साथ, और बताता हूं मैं आपको कि हमने क्या क्या देखा है और क्या क्या हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपको बता देता हूँ कल हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने देखा होगा कि भाई पुरानी क्लासेस आपने देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं आप एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि कल हमने जो कवर करा था वो कवर करा था सीयूटी के सिलेबस के बारे में, उसके पैटर्न के बारे में, कैसे कैसे हमने स्ट्रेटेजीज लेकर चल दी हैं, उन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज जाकर देखिए, परखिए और समझिए उस चीज को। और हाँ, डेट भूलना मत। डेट रहेगी आपकी मई 21 से लेके मई 30 तक। ओके, ये आपकी एग्जाम डेट है। और जो आपके क्या नाम फॉर्म्स निकल जाएंगे वो आपके फेब में निकल जाएंगे, 9 फरवरी टू 31 मार्च। तो प्लीज जल्दी से जल्दी उस फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट के साथ। और फर्स्ट यूनिट कौन सी है हमारी हिस्ट्री डोमेन के अंदर, वो है आपकी द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। ठीक है, यहां तक भाई क्या है स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी। स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी इसको नाम क्यों दिया गया बच्चों? क्योंकि ये उस जगह की बात है या उस सिविलाइजेशन की बात है जो हमें बहुत टाइम बाद पता लगा कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज या ऐसी कोई सिटी भी थी। तो इसको नाम क्या दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया फर्स्ट सिटी का नाम दे दिया गया। कैसे नाम दे दिया गया भाई? जब इसकी ठीक है, फर्स्ट सिटी का नाम, फर्स्ट सिटी का इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब इसके आर्कियोलॉजी ने उसको ढूंढा, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसको रिसर्च करी, जब उसको ढूंढा, जब उनको पता चला कि भाई यहाँ पर ऐसी कोई सिटीज थी, ऐसी कोई सिटी थी, ऐसी कोई जगह थी, ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी, तो भाई वो बहुत ज्यादा शॉक रह गए कि हाँ इतने साल पहले, भाई साल पहले का मतलब बहुत ही टाइम पहले की बात है, ये बहुत ही समय पहले की बात है। तो इसको नाम दे दिया गया फर्स्ट सिटीज, क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट नहीं थी, उस टाइम पे लोग भी इतने नहीं थे, लेकिन ये सिटी वहां पर या ये सिविलाइजेशन वहां पर एग्जिस्ट करती थी। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, कहाँ थी, कैसे थी, क्या था, क्या टाइम पीरियड था, सारी चीजें। ओके चलो। और हाँ, एक और बात बच्चों, अपना जो 200 टू 200 का मिशन है ना बच्चे, उसको याद रखना। ठीक है, इसको भूलना नहीं। इतना स्कोर करना है हमें इस बार एग्जाम में। ठीक, और सभी को अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको लेकर रहना है अपने पसंद का। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं हम किस पे? अपने डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा पे। भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, कब करी, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सो हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921 बाय राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने करा था डिस्कवर? बाय दयाराम साहनी जी ने करा था। ठीक है, जो इसका आपके एनसीईआरटी में नाम दिया गया वो शायद आई थिंक इतना ही दिया गया है, दयाराम साहनी के नाम से, लेकिन जो पूरा नाम था इनका बच्चे वो ये था राय बहादुर दयाराम साहनी जी। यहाँ से भी आपका सीयूईटी में क्वेश्चन बन जाता है कि भाई उनका पूरा नाम क्या था, दयाराम साहनी जी का पूरा नाम क्या था, या फिर डिस्कवर किसने करी थी तो पूरा नाम भी दे देता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी उनका नाम था। और डिस्कवर कब करी गई थी? ये 1921 एग्जैक्ट ईयर था भाई, जहाँ पे उन्होंने फाइनल हमको बता दिया था कि हाँ भाई यहाँ पे इसके हमको एविडेंसेस बहुत अच्छे से क्लियरली मिले हैं विद प्रूफ। ओके, हु वॉज एन इंडियन आर्कोलॉजिस्ट। अब राय बहादुर साहनी जी कौन थे? ये कौन थे? ये इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे। और टाइम क्या था? टाइम बेटा ये ब्रिटिशर्स जब हम पे रूल करते थे उस टाइम की, उस टाइम पीरियड की बात है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड की बात है। और आर्कोलॉजिस्ट कौन थे? आपके राय बहादुर दयाराम साहनी जी। ठीक है, द एक्सकेवेशंस वर डन अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। ही वाज द डायरेक्टर जनरल। कौन थे? ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। यानी कि कौन थे बच्चों? ये थे, ये रहे आपके राय बहादुर दयाराम साहनी जी, ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। और सर जॉन मार्शल जो थे ये भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। लेकिन ये कौन थे? ये थे बच्चे आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। डायरेक्टर जनरल थे किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर जनरल थे। अब कहानी कहां पर आती है? कहानी यहाँ पर आती है कि भाई आप बोलोगे कि सर हमने तो इनका नाम पढ़ा है, इनका पढ़ा हो ना पढ़ा हो, किसने पढ़ा होगा, किसने नहीं पढ़ा होगा। तो कहानी कहां पर आती है? कहानी यहाँ पर आती है बच्चे सॉरी, कि बात थी बच्चे 1884 की। कब की? 1884 में क्या करा जॉन मार्शल ने?
जॉन मार्शल ने क्या करा, अपनी टीम के साथ ये गए हुए थे, कहां पर गए हुए थे, ये एक जगह पर गए हुए थे। जगह पर कहाँ गए हुए थे, वो जगह आज के टाइम में पाकिस्तान का एरिया पड़ जाता है, उस जगह पे पहले तो सारा पूरा ही एक इंडिया होता था ये, उस जगह पर गए हुए थे। वहां पर इन्होंने क्या करा, ये अपनी टीम के साथ बैठे हुए थे। भाई टीम के साथ बैठे हुए थे, तो वहां क्या हुआ, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे ये हो रहा था कि भाई ट्रेन की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही थी और उसके लिए जरूरत थी ईंटों। तो वहां के जो लेबर्स थे वो क्या कर रहे थे, किसी खंडर से ईंटें उठाकर वहां पे शिफ्ट कर रहे थे रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए। तभी इनकी नजर उन चीजों, उन ईंटों पर पड़ती है। तो ये क्या देखते हैं कि वो जो ईंटें हैं वो कुछ डिफरेंट स्टाइल में है। किसमें है, डिफरेंट स्टाइल में ईंटें बनी हुई हैं, ठीक है। और जो कि आज की ईंटों के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है, एक तो वो डिफरेंट थी और दूसरा काफी ज्यादा बच्चे वो क्या थी, वो थी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब उनको उठाने से ही पता चल रहा था कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईंटें हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स हैं, ठीक है। जो हम आपके चैप्टर में पढ़ते हैं ब्रिक्स, वो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, इन्हीं ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। सेकेंड थिंग, भाई ये चीज उन्होंने देखी, ये चीज नोटिस करी कि ये जो ब्रिक्स लेकर जा रहे हैं, जो लेबर है, ये जो काम करने वाले लोग हैं वहां पर काफी इस ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये आप कहाँ से लेकर आ रहे हो ऐसे ब्रिक्स, क्योंकि उस टाइम के प्रेजेंट, उस टाइम के वो जो टाइम था, उस टाइम में जो था ऐसी ईंटें नहीं बनती थी, कहीं पर भी नहीं बनती थी, नॉट इवन इंडिया, नॉट इवन आउट ऑफ इंडिया। बट हुआ क्या, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से ला रहे हो ऐसी ईंटें, कहाँ से ला रहे हो, तो उन्होंने बताया कि सर जो उसी रेलवे ट्रैक के थोड़ा दूर जाके एक क्या था, एक खंडर था, वो ईंटें वहां से उठाकर लेकर आ रहे थे, ठीक है। तो भाई क्या हुआ, ये जो जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल थे, ये अपनी टीम के साथ उस खंडर में जाते हैं और पूरा देखते हैं तो पता चलता है, जब वहां पे बाकी सारा प्रोसेस होता है, छानबीन होती है, पूरा प्रक्रिया चलती है, तो भाई क्या होता है, उन्हें पता लगता है कि भाई ये ईंटें जो हैं ये तो बहुत साल पुरानी ईंटें हैं। बहुत सारी पुरानी ईंटों का मतलब है कि भाई जब इन ईंटों को ले जाया जाता है, इनकी रिसर्च करी जाती है, तो पता चलता है काफी पुराने टाइम की ईंटें हैं, यानी कि वहां पे किसी टाइम पे कोई सिविलाइजेशन रही होगी, किसी टाइम पे कोई सिटी रही होगी जिनकी ये ब्रिक्स हैं, ठीक है जी। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, यहाँ से कहानी यही स्टार्ट होती है कि भाई इन्होंने 1884 में ये तो बता दिया था कि भाई एक हड़प्पा नाम की क्या है, सिविलाइजेशन है। क्या है, हड़प्पा नामक एक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन है, ठीक। हड़प्पा नामक एक सिविलाइजेशन है, ये इन्होंने बता दिया, ठीक। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, इतना बता दिया कि आपको डिटेल दे दी कि आपको एक प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन आपने करा नहीं वो, मैं नहीं करूंगा, मैं प्रोजेक्ट करके नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ डिटेल दे दूंगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक हड़प्पा नामक सिविलाइजेशन है। लेकिन अब कोई और गया वहां पे और वहां पे जाके उन्होंने पूरा सर्वे करा, पूरे प्रूफ इकट्ठा करे और हमारे सामने प्रेजेंट करे। वो कौन थे, वो थे बच्चों हमारे, कौन, हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी जी। कौन थे, हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी जी। क्या हुआ था, दोबारा एक बार समझ लीजिए, हुआ ये था कि भाई 1884 में सर जॉन मार्शल ने क्या करा था उसको ढूंढा था, मिला था, मतलब जो भी प्रोसेस रहा, जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई, वैसे इनको वो प्लेस मिला था जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन रही होगी, ठीक। और इन्होंने सिर्फ उसको ढूंढा, लेकिन बाकी जो सर्वे करा वो इन्होंने करा। दुनिया को इन्होंने बता दिया था कि हड़प्पा नाम की एक सिविलाइजेशन है, लेकिन बाकी सारी डिस्कवरी किसने करी, इन्होंने करी। इन्होंने प्रूफ इकट्ठा करे, लोगों के सामने पेश करे, और ये प्रूफ कब इकट्ठा हुए थे बच्चों, ये हुए थे आपके 1921 में। इन्होंने जो करा था वो करा था 1884 में, आगे जाके 1921 में इन्होंने इस चीज को आगे कंटिन्यू रखा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या है, आगे है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। origin and evolution of Harappa civilization. The Harappa civilization is dated between 26 to 1900 BCE. 26 to 1900 BCE, ठीक है। अब ये कब से कब तक की बात हो रही है, ये हो रही है 26 एंड 1900 BCE की। BCE और CE में कंफ्यूज मत होना, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट का जो मतलब है वो है, ये है कि भाई जीसस क्राइस्ट के पहले का जो समय था वो था BCE, उनके बाद का जो समय रहा वो रहा हमारा CE में काउंट करते हैं हम उस चीज को, ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब जो मेन जो आपका ये डेट आपकी जो है, ये एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि भाई
जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेन डेट है क्या रही, वो ये रही कि भाई इस बीच ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन रहा हमारा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो मतलब मेन पार्ट जो हम पढ़ते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो इस डेट के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। इससे पहले का अब क्या होता है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑफन सेपरेटेड इनटू 3 फेजेस। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ इसके इतने ही ईयर के अंदर नहीं थी, इतनी ही सेंचुरी या ईयर के अंदर नहीं थी, ये क्या थी, ये 3 पार्ट्स में थी बेटा। पहला अर्ली हड़प्पा, दूसरा मैच्योर और तीसरा लेटर हड़प्पा, ठीक है। अर्ली हड़प्पा का जो फेज था वो तो ये था 3300 से 2600 तक। मैच्योर हड़प्पा का था 2600 से 900, जो कि मैंने आपको बताया, और लेटर हड़प्पा का था 1900 से 1300 BCE, ठीक है जी। तो जो हमें एविडेंसेस मिले वो इसके मिले, कहाँ के, हम मैच्योर हड़प्पा की बात करते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी जो बात करी गई है वो मैच्योर हड़प्पा फेज की ही बात करी गई है, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। मिले इनके भी, लेकिन अर्ली के भी हमें पता चला, लेटर का भी हमें पता चला, लेकिन जो मेन बात करी गई है वो इसका पता चला, क्योंकि काफी ज्यादा एविडेंसेस जो मिले गए हमें वो यहाँ से हमने कलेक्ट करे थे, इसके रिगार्डिंग हमने कलेक्ट करे थे। द हड़प्पन फेज कैरेक्टराइज्ड बाय सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन्स, ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स इज कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर। यानी कि बच्चे जो हमें वहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में चीजें मिली वो कौन कौन से, सील्स मिली, सील्स यानी कि मोहरे, जो आप मोहर यूज करते हैं, मोहर आज के सामने जिसको हम स्टैंप कहते हैं, वो हमको मिली। क्या बोलते हैं बच्चे इसको बोलते हैं हम स्टैंप भी बोल देते हैं। उस टाइम की हमको स्टैंप मिली, बीट्स मिली, वेट्स मिले, स्टोन्स मिले, ठीक है, और क्या मिले, ब्लेड्स मिले, बेग ब्रिक्स मिली। ये सारी चीजें हमको कहाँ पे मिली थी, मैच्योर हड़प्पन साइट्स में, मैच्योर हड़प्पन फेज में मिली थी। यानी कि इसको हम उसको उनका कल्चर भी कह सकते हैं। यानी कि एक चीज आपको बताता हूँ, कोई भी चीज फेमस क्यों होती है, मान के चलो हम आप आज के टाइम में ये स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर कोई हमें जानेगा कि भाई उस टाइम हमारे आज के पीरियड में क्या क्या चीजें यूज होती थी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी क्या बन जाएगा, वो एविडेंस बन जाएगा, और ये एविडेंस हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाएगा। कल्चर का हिस्सा इन द सेंस कि हम इसको अपने डेली बेसिस लाइफ में यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर का पार्ट है। वैसे ही ये जो जितनी भी चीजें मिली ये क्या थी, ये हड़प्पन कल्चर की एविडेंस है। ये बताता है कि हड़प्पन कल्चर कैसा था, वहां पे क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करा जाता था, कैसे कैसे इस्तेमाल करा जाता था, टूल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, आपकी बीड्स हो गई, सील्स हो गई, ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं कि वहां पे कैसा कल्चर था, लोग कैसे अपना काम करते थे, कैसे अपना बिजनेस चलाते थे, कैसा रहन सहन था। सारी चीजें जो है हड़प्पन कल्चर के बारे में हमें कैसे पता चलती हैं, जो भी हमें चीजें वहां पर मिली, जो भी हमें एविडेंस मिले, उनके थ्रू हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। और बात किसकी है, बात है हड़प्पन, आपकी मैच्योर हड़प्पन फेज की, यानी कि इस फेज, ठीक है। याद रखना, मैच्योर हड़प्पन फेज के बारे में पूछेगा तो 2600 से 1900 BCE तक की बात होगी। अर्ली भी पूछ सकता है, ये तीनों आप हमेशा याद रखिएगा, ये एग्जाम में तीनों आपसे पूछ सकता है। आपको जैसे मैं बताया था कि भाई डेट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो यही है, यही वो डेट्स और इवेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, आगे क्या आता है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, जो हमारा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, यही चैप्टर का नाम है। और इसी को हम, पहले क्या होता था, ये अभी चेंज हुआ है, ये पहले क्या होता था, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से इस चैप्टर का नाम होता था, ठीक, लेकिन अब क्या कर दिया गया, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। चलो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ साउथ इंडिया। ये क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, अब कंफ्यूज मत होना हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। एक और बात आपको बता देता हूं, जो अगर बात करूं मैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन में बच्चा कंफ्यूज कभी मत होना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है, और कैसे हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि इसको, जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को बच्चे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्या बोलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। और ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये जितनी भी सिटीज मिली, जितने भी सिविलाइजेशन मिली, ये मिली बच्चे हमें कहा, इंडस रिवर के आसपास ही मिली। इंडस रिवर से निकलने वाली 5 ट्रिब्यूटरीज थी, जो अलग अलग निकलते हैं। मान के चलो ये
इंडस रिवर है, इससे अलग अलग ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, यानी कि अलग अलग नदियां निकल रही हैं 5 तरीके की, ठीक है। तो ये इनके आसपास ही जितनी सिटीज की, जितनी सिटीज की हम बात करेंगे, आगे जाके साइट्स की हम बात करेंगे, वो इनके इर्द गिर्द ही मिली। इसलिए इसकी पूरी सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे मिली थी हमें, इंडस रिवर के नियर ही मिली थी, इसलिए उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा, हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी आप जान लीजिए। क्या हुआ था जब ये आपके जॉन मार्शल जी वहां पे गए थे, जिस जगह पे गए थे, जो आज के टाइम में पाकिस्तान का एरिया पड़ता है, वो पहले इंडिया ही था, लेकिन उस जगह का क्या नाम था, उस जगह का नाम था हड़प्पा। तब से इन्होंने उसका नाम हड़प्पा रख दिया था, जस्ट बिकॉज कि उस जगह का नाम हड़प्पा था। अब हमको किसी के पास भी ये एविडेंस नहीं है कि उस वो जो साइट है उसका रियल नेम क्या था उस टाइम पर, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रूफ अभी तक हमें नहीं मिला है, ठीक है। बात समझ आई। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नियर अबाउट है किसके, इंडस रिवर के, ठीक। और दूसरी चीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो पर्टिकुलर जगह थी वो हड़प्पा के नाम से उस टाइम फेमस थी, उस टाइम उसका नाम हड़प्पा था, लेकिन रियल नेम इस साइट का उस टाइम अपने टाइम पे क्या रहा होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। ये आपको समझाया कि जो डेट है मैच्योर हड़प्पन फेज जो है वो हमारा 2600 से 1900 बीसी तक है, इसको कभी मत भूलिएगा। यही आपका इसके इर्द गिर्द ही कहानी घूमती है, यही आपका मेन फेज है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको, इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द साउथ एशिया, यानी कि ये कहाँ पड़ती है, ये आपकी, या आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये नॉर्थ का पूरा एरिया पड़ जाता है, ये आपका जितना भी आप देख रहे हो ये क्या है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। ये रहा आपका हड़प्पा, ठीक है, आपका रोपड़ यहाँ पे है, ठीक। मोहनजोदारो के आगे चल के हम बात करेंगे वो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर अगर आप बात करें कि भाई और भी धौलावीरा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, लोथल मिल जाएगी, ठीक है। काफी सारी साइट्स इनके बारे में आने वाले टाइम में बात करने वाले हैं, वो आपको इस मैप में देखने को मिल जाएंगे। और ये कहाँ पर है, कि जितने भी हैं ये सब इंडस रिवर के आसपास ही हैं। इससे 5 ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं बच्चे, 5 ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं, और वो सारी कहाँ जाती हैं, अलग अलग जगह जाती हैं। तो जो भी ट्रिब्यूटरीज निकल रही है और इन जगह पर पहुंच रही है, वो किसका पार्ट हो गई थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट हो गई थी, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहता है इट इज वन ऑफ द 3 अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड ऑफ द 3 द मोस्ट वाइड स्प्रेड, सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यता थी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज्यादा एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा एरिया कौन सी सभ्यता का था, कौन सी सिविलाइजेशन का था, तो क्या होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। कौन कौन सी बाकी, अगर मैं बात करूं बाकी जो सिविलाइजेशन है उनकी मैं बात करूं तो वो कौन कौन सी है बच्चे, वो है आपकी एक तो मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, जापानीज, इजिप्ट, इजिप्शियन, और कौन सी, इंडस वैली या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। ये क्या है बच्चे, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये आपकी सबसे ज्यादा फैली हुई या फिर सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाली हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द मोस्ट वाइड स्प्रेड साइट ऑफ, पूछा जाए ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आप क्या आंसर देंगे, आप देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन, दोनों में से कोई भी आंसर में आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, इट साइट स्पैनिंग एन एरिया फ्रॉम मच ऑफ पाकिस्तान टू नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसका जो एरिया था वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, पाकिस्तान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ था। दूसरा, अफगानिस्तान से लेकर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये सारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया आ जाता है आज के टाइम में, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। और अगर नीचे हम बात करें तो ये नीचे वेस्ट में भी आपका खूब अच्छे से फैला हुआ है, ठीक है। तो कहां से कहां तक फैला हुआ है इसका एरिया, पाकिस्तान से नॉर्थ ईस्ट और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्टर्न तक। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पाकिस्तान है और ये आपका नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर शुरू हो जाता है, अगर इसकी साइड में जाएंगे तो, ठीक है। वहीं आपका क्या हो जाता है,
इधर से अफगानिस्तान शुरू होता है और वेस्ट में आके आपका वेस्टर्न पार्ट आ जाता है यहाँ पे गुजरात का, जहाँ पे लोथल साइड है हमारी। ठीक है, अब देखते हैं इंडस रिवर। ये रहा आपका इंडस रिवर, ये यहाँ से बह रही है और इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं बच्चे? ये रही झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलुज। ठीक है, 5 ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें इंडस वैली सॉरी इंडस रिवर की, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, ठीक है, उसको नोट डाउन जरूर करिए, नोट और एक नोट्स के फॉर्म में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होता है, इन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई सॉरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे आपसे क्या कि इंडस रिवर की क्या बताइए आप ट्रिब्यूटरीज बताइए। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कितनी थी बच्चे? 5 थी। कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी रावी, दूसरी है आपकी झेलम, चेनाब, सतलुज और कौन सी है, और भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। आपकी झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रावी हो गई, बीस हो गई, सतलुज हो गई। तो लास्ट कौन सी बस्ती है बच्चों हमारी? वो बस्ती है हमारी बीस। ठीक है, ये 5 ट्रिब्यूटरीज हो गई बच्चे आपकी, कौन सी हो गई? ये इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके इर्द गिर्द सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ठीक है, इसी वजह से इनका नाम, जो सिविलाइजेशन हमको मिली उसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया कि भाई ये सबसे वाइड स्प्रेड जो फैली हुई थी, सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यता कौन सी थी? हमारी हड़प्पा सभ्यता थी या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और इसका एरिया कहां से कहां तक था? पाकिस्तान से नॉर्थ ईस्ट तक था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक फैला हुआ था। फिर द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? और या फिर दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। या तो ये पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो दोनों को आपको पता होना चाहिए क्यों कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा को इंडस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंडस रिवर के पास थी। और इंडस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहली जो साइट ढूंढी गई थी बच्चे, वो कौन सी ढूंढी गई थी? वो हड़प्पा साइट ढूंढी गई थी, इसलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और टाइम पीरियड क्या था हमारा? टाइम पीरियड था हमारा 2600 से 1900 बीसी ही। हमेशा बार बार बोल रहा हूँ, उसको भूलना मत। ठीक, बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट वेयर द यूनिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट, हड़प्पा सबसे पहली साइट थी कहां पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। पूरे ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पहली साइट कौन सी थी? हड़प्पा थी, जहां पे हमें क्या मिला? यूनिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले। यूनिक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है कि भाई अलग अलग तरीके के जो भी एविडेंस मिले, जो आज के टाइम में यूज नहीं होते, पहले के टाइम में यूज होते थे, वो अपने हैंडमेड हो गए, वो कैसे भी हो गए, वो यूज होते थे, वो वहां पर मिले थे। ठीक है, we usually call हड़प्पा civilization is the mature हड़प्पन culture। मैच्योर हड़प्पन कल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे जो भी चीजें मिली वो बहुत ही ज्यादा यूनिक थी, बहुत ही ज्यादा अच्छे वे में उसको यूज करा जा सकता था। कि हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो हम आज अपने टाइम में यूज करते हैं ना, वो चीजें वहां पे यूज करी जाती थी। ये नहीं कहता मैं कि टेक्नोलॉजीज की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें थी जो आज के टाइम में हम यूज करते हैं। जैसे कि हंटिंग करने के लिए कई बार जो टूल्स हम बनाते हैं, ठीक है, अपनी आर्टिफैक्ट्स हो गए, अपने टूल्स हो गए, बाकी जो यूटेंसिल्स हो गए, वो सारी चीजें, वैसे सारी चीजें वहां पर मिली थी। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हम आज यूज कर रहे हैं, आज नॉर्मल चीज की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल हाउस होल्ड चीजों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज की बात नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत पहले यूज हो चुकी थी, बहुत टाइम पहले यूज हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। देयर वर आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर कल्चर, मैच्योर हड़प्पा।
यानी कि वहां पे एक ऐसा कल्चर था जो कि किसको दर्शाता है, आपके मैच्योर एज को, मैच्योर हड़प्पा को दर्शाता है कि भाई देखो किसी भी कल्चर की पहचान, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इससे होती है जो हम चीजें यूज करते हैं। जो कोई भी चीज हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं वो कल को फ्यूचर में जाकर क्या हो जाएंगी, वो एविडेंस हो जाएंगी। मान के चलो ये दुनिया है, आज हम यूज कर रहे हैं, ये शहर है, ये एरिया है, आज हम इसको यूज कर रहे हैं, कल होना हो किसी रीजन से अगर ये खत्म भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे एविडेंसेस रह जाएंगे। मान चलो ये पेन रह गया, ये बोर्ड रह गया, ये लाइट्स रह गई, तो कहीं ना कहीं ये एविडेंस रह जाएंगे जो आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि हाँ आज के टाइम में ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी, ऐसी कोई सिटीज थी, ऐसे कोई लोग थे जो इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। और ये चीज हमें क्या बताती हैं, ये चीजें हमें बताती हैं, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो हमारे कल्चर के बारे में बताती है। तो वैसे ही वहां पर जो चीजें मिली, जो भी आर्कियोलॉजिकल आपको एविडेंस मिले, उनको वो क्या दर्शाते हैं, वो कल्चर को दर्शाते हैं। किसके कल्चर को दर्शाते हैं बच्चे, हड़प्पा, मैच्योर्ड हड़प्पा के कल्चर को दर्शाते हैं। These culture were associated with distinctive poetry, evidences of agriculture, patriotism, sorry, petro pastoralism and some crafts। ठीक है, क्या क्या मिला था हमारे, पोएट्री मिली, एग्रीकल्चर का मिला, पेस्टोरलिज्म और सम क्राफ्ट्स का। यानी कि जो भी एविडेंस मिले वो बहुत सारी चीजों से रिलेट करते हुए मिले। पोएट्री भी मिली कि भाई हाँ हमें क्या था, वहाँ पे लोगों को लिखने का शौक भी था, वहाँ पे एग्रीकल्चर का शौक भी था, वहाँ पे क्राफ्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन का वर्क भी होता था, अपने अपने हैंडमेड वर्क भी होता था। तो ये सारी चीजों से हम जान पा रहे हैं कि वहाँ के लोग काफी ज्यादा समझदार थे, उन्हें काम करना अच्छी तरीके से आता था। ये वो एज नहीं थी कि भाई जंगलों वाली एज है कि लोग जंगल में रह रहे हैं वगैरह वगैरह, ये वो फेज नहीं था, ये फेज बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड फेज था। ठीक है, सेटलमेंट वर जनरली स्मॉल एंड देयर वर वर्चुअली नो लॉन्गर बिल्डिंग्स। अब बात करते हैं अगर सेटलमेंट्स की, तो वहां पे सेटलमेंट्स कहते थे यानी कि उनके घर वगैरह जो रहने के तरीका था, यानी कि घर कैसे थे, तो घर कैसे थे बच्चे, स्मॉल घर हुआ करते थे, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हाउसेज हुआ करते थे। और जो था एक भी लार्ज बिल्डिंग वहां पे नहीं मिली, यानी कि कोई भी जो एविडेंस है वो लार्ज बिल्डिंग के रिगार्डिंग नहीं मिला। मान के चलो कोई सीढ़ी मिल जाती, कोई कुछ मिल जाता, यानी कि ऊपर जाने का, जैसे घर में हम अपने सीढ़ी बनाते हैं तो एक एविडेंस हो जाता है कि हाँ भाई इस घर में सीढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं डबल फ्लोरिंग हाउस रहा होगा। लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस वहां पर नहीं मिला, जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भाई वहां पे सिर्फ स्मॉल हाउसेस बनाए जाते थे। ठीक है, फिर आते हैं द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। वो क्या खाते थे, वो लोग क्या खाते थे, वो तो वो क्या बता रहे हैं कि वो प्लांट्स भी खाते थे, वो एनिमल्स को भी खाते थे, यानी कि वो वेज और नॉन वेज दोनों थे, दोनों किस्म के वहां पे लोग रहा करते थे। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो आगे आता है एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ कैटल्स, शीप, गॉड, बफेलो एंड पिग। अब उस साइट पे ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के भी अवशेष मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। यानी कि वहां हमें पता चलता है कि वो किस चीज का यूज करते थे, वो कैटल्स का यूज करते थे, चीप का, गॉड का, बफेलो पिग यानी कि गाय भैंसों का, भेड़ों का, ठीक है, और क्या, पिग वगैरह का, इन सब लोग, इन सब जानवरों को क्या करते थे, वो इस्तेमाल करते थे। वो कैसे भी करते हो, वो उनको खाने में करते हो, वो उनको मतलब फूड के तौर पे करते हो। और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि वेज नॉन वेज दोनों थे, तो हो सकता है अपनी खेती बाड़ी करने के लिए भी यूज करते हैं, वो खाने के लिए यूज भी करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इन शॉर्ट कि वहां पे एनिमल्स की हड्डियां भी मिली है, वहां पे इन जानवरों का इस्तेमाल भी होता था। द बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज डियर, घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड सजेस्ट दैट हड़प्पन hunted these animals themselves or obtained meat from hunting communities. Bones of fish and fowls are also found। ठीक है जी, यहां तक समझ लिया हमने कि भाई वो क्या करते थे, वो प्लांट्स वगैरह को खाते थे, एनिमल्स को भी खाते थे, लेकिन क्या करते थे, हंटिंग करके खाते थे। कैसे, मार के खाते थे। ठीक, हंटिंग ऐसा नहीं है कि भाई लाए और पकड़ लिया और पका लिया, या फिर कहीं क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, वहां से खरीदा और खा लिया, नहीं, वो हंट भी करते थे। ठीक है, किस किस का, क्योंकि वहां पे बोन्स मिली है बच्चे वाइल्ड स्पीसीज की, यानी कि जंगली जानवरों को भी वहां पे बोन्स मिली है। ठीक है, तो जिससे कि हमें पता चलता है कि वहां के लोग हंटिंग में भी अपना योगदान रखते होंगे। ठीक है, बोन्स ऑफ फिश, फिश की भी वहां पे बोन्स मिली है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है आसपास समुद्र था। अगर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पे समुद्र भी है, तो कहीं ना कहीं ये फिशिंग का भी वहां पे इस्तेमाल, यहाँ पे फिशिंग का भी वहां पे इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज वहां पर कैसी थी।
ठीक है। अब बात आती है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की, वो कहाँ पे सिर्फ ये नहीं था कि लोग रह रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, ये सारी चीजें थी, नहीं। अगर वो कैटल्स वगैरह पाल रहे हैं ना बच्चे, कैटल्स वगैरह पाल रहे हैं, गॉट रख रहे हैं, शीप रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज को अपने एग्रीकल्चर यूज में भी ला रहे होंगे। ठीक। आज के टाइम में भी अगर हम कैटल्स अपने घर में रखते हैं, पालते हैं, गाँव में पालते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनका यूज अपने इसमें लाते हैं, एग्रीकल्चर यूज में लेकर आते हैं। खैर आजकल टेक्नोलॉजीज बढ़ गई, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन ये चीजें थी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की बात करें उस टाइम की, तो क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑन सील। अब सील क्या है? सील मैंने आपको बताया कि भाई मोहरे हैं। Seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known। क्या था? एक बुल था। इसकी हमें एविडेंस मिले हैं, और किस पे बने हुए मिले हैं? उनकी मोहरों पे बने हुए मिले हैं हमें एविडेंस, जिससे हमें पता चलता है कि भाई कहीं ना कहीं इस बुल का इस्तेमाल भी होता था वहां पर। ठीक है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लगिंग। प्लगिंग के लिए खेत जोतने वगैरह के लिए, जिसको हम बोलते हैं खेत जोतना, उसको उसमें क्या यूज होता था? ऑक्सन का यूज होता था। ये जो ऑक्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनका यूज होता था। यानी कि खेत जुताई के लिए कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वही अपने जो हल से हम अपना हल लगा के और ऑक्स को लगा के आगे बैल को लगा के करते हैं, वही वैसे ही वो क्या करते थे, अपना खेत वगैरह जोता करते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चौलिस्तान एंड बनावली। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लगिंग कहाँ पे ढूंढे गए? ये आपसे पूछा जा सकता है। वेयर वर फाउंड द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लगिंग। तो क्या होगा बच्चे, आप एक की चौलिस्तान एंड बनावली, ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। नोट्स जब भी बनाओ तो इन आंसरों को, इन क्वेश्चन और आंसर को लिख लिया करो। क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्वेश्चन ये हो सकता है, वेयर वर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग फाउंड। तो क्या होगा आंसर? चोलिस्तान एंड बनावली आपका आंसर होगा। ठीक है। सॉरी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्या आता है? एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड हैज बीन फाउंड एट कालीबंगा। प्लग्ड फील्ड यानी कि जुताई वाले खेत जो होते हैं, जो जोते हुए खेत होते हैं, वो कहाँ पे मिले? वो हड़प्पा के साइड तो नहीं मिले, लेकिन हाँ कालीबंगा में वो जरूर हमको मिले गए। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई प्लग्ड फील्ड हमको कहाँ पे मिले, उसके अवशेष हमको कहाँ पर मिले, तो वो क्या रहेगा आपका? कालीबंगा रहेगा। ट्रेसेस ऑफ द कैनाल हैज बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोरतुगई इन अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब और सिंध। ठीक है। कैनाल्स, कैनाल्स के ट्रेसेस कहाँ पर मिले? कैनाल्स के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर मिले हमें? वो हमें शोरतुगी, अफगानिस्तान का जो एरिया है आज के टाइम में, वहां उस टाइम क्या था? शोरतुगाई था, शोरतुगाई, वहां पर मिले हैं। लेकिन कहाँ पर नहीं मिले? पंजाब और सिंध में नहीं मिले। तो इसमें से दो क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं कि भाई जो ट्रेसेस हैं कैनाल्स के, वो कहाँ पर मिले? अगर कहाँ पर मिले ये पूछेगा तो आपका शोरतुगाई हो जाएगा, और कहाँ पर नहीं मिले तो पंजाब और सिंध में नहीं मिले। ठीक है। ये था आपका अभी तक का हड़प्पा के बारे में, जो शॉर्ट मैंने आपको बताया है। शॉर्ट क्या बताया, डिटेल में बहुत सारी चीजें बता दी गई। शुरू से एक बार आपको रिवाइज के बारे में मैं करा देता हूँ। जैसे कि रहने वाला है आपका क्या, हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड इन 1921। ये कब डिस्कवर्ड हुई बच्चे? 1921 में डिस्कवर हुई। ठीक है। एक बार पूरे ऐसे आपको डिटेल में बता देता हूँ मैं एक बार और, जिससे कि क्लियर पिक्चर आपको निकल के सामने आ जाएगी। और जिन बच्चों ने नहीं सुना या फिर इग्नोर करा अपने एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर को, इस अपने क्लासेस को, वो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा और एक प्रॉपर नोट्स की तरह इनको बना लेना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में क्या हो, दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ठीक है बच्चों, चलो ठीक। अब क्या था, कब फाउंड हुआ? सॉरी 1921 में क्या हुआ? 1921 में इसको ढूंढा गया। 1921 में जो हमारे दयाराम साहनी जी थे, कौन थे? दयाराम साहनी जी जो थे, इन्होंने इसको डिस्कवर करा, यानी कि इसको दुनिया के सामने विद एविडेंस लेकर आए। कैसे लेके आए थे ये? विद एविडेंस। विद एविडेंस प्रेजेंट करा था, कहा? दुनिया के सामने प्रेजेंट करा था। कब करा था? 1921। डेट याद रखिएगा। और दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकता है कि भाई जो जॉन मार्शल थे, जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने कब इस चीज को डिस्कवर करा? मतलब उन्होंने ये तो बता दिया था दुनिया को कि हाँ भाई हड़प्पा नाम की सिविलाइजेशन है, लेकिन जो एविडेंस थे वो
ये नहीं लाए थे, एविडेंस कौन लाए थे, दयाराम साहनी जी लाए थे। ठीक है, तो इन्होंने कब बता दिया था बच्चे, इन्होंने बता दिया था आपको 1884 में। कब? 1884 में दुनिया को इन्होंने बता दिया था कि भाई जो हड़प्पा नाम की सिविलाइजेशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, फिर आता है आपका सबसे वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन है, क्या है? वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन की बात होगी, वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन, वाइड स्प्रेड सिविलाइजेशन की बात होगी तो बच्चों क्या बात होगी, किसकी बात होगी? तो ये बात होती है आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, और दूसरी चीज, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, भूलिएगा मत, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट्स नियर अबाउट कहां पे है ये है बच्चों आपकी इंडस रिवर के पास में थी ये सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर आपसे पूछ सकता है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी? कौन कौन सी थी? बीज, रावी, झेलम, सतलुज, और कौन सी थी? और थी आपके बच्चे कौन सी? झेलम हो गई, चेनाब, हाँ कौन सी थी? चेनाब थी। ठीक है, फिफ्थ वाली कौन सी थी? चेनाब रिवर थी। ठीक है, 5 ट्रिब्यूटरीज आपकी हो गई, 4 और 5। तो क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं? एक ये आपका हो गया 1921 दयाराम साहनी जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई उन्होंने कब डिस्कवर करके विद एविडेंस अपना दुनिया को बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कब बताया था? 21 में। 1884 में क्या हुआ था? 1884 में जॉन मार्शल सर ने क्या बताया था? उन्होंने ये बताया था कि हड़प्पा नाम की एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यता यानी कि एरिया वाइज जो से फैली हुई सभ्यता है वो कौन सी है? वो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है। इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडस रिवर के नियर अबाउट है। ठीक है, और इंडस रिवर के नियर अबाउट कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? इंडस रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, बीज रिवर, झेलम, सतलुज और चेनाब, यानी कि जो इंडस रिवर से निकलती हैं और उनके अलग अलग नाम बाद में हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? फिर क्या था? फिर हमें वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिली थी। कौन कौन सी चीजें देखने को मिली थी? और हाँ, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड जो था बच्चे, वो क्या था आपका? वो था आपका, कहा गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 2600 से 1900 BCE। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक, फिर आता है आपका, वहां पे हमें क्या क्या चीजें मिली, ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी चीजें मिली, कौन कौन से टूल्स वगैरह चीजें मिली। तो सील्स मिली, बीड्स मिली, वेट मिले, स्टोन मिला, प्लेट्स, बिग ब्रिक्स, ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिली। ठीक है, फिर आपका आता है कि भाई जो एग्रीकल्चर जो रिलेटेड जो एनिमल्स थे वो कौन कौन से यूज होते थे, तो आप बता सकते हो। उसमें उसमें हमारा ऑक्स का यूज करा जाता था, कैटल्स का यूज करा जाता था। ठीक है, शीप्स वगैरह भी थी। ये सारी चीजें क्या था? एग्रीकल्चर वहां पे यूज करी जाती थी। तो ये था आपका पूरा हड़प्पा के रिलेटेड जो टॉपिक मैंने बताया वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब शुरू हुआ, कब फाउंड हुआ, 1921 में हुआ। किसके थ्रू हुआ? दयाराम साहनी जी के थ्रू हुआ। 1884 में जॉन मार्शल ने इसको बता दिया था कि भाई हड़प्पा नाम की सिविलाइजेशन है। आगे जाके दयाराम साहनी जी ने इसको डिस्कवर करा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद, और अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि भाई वाइड स्प्रेड सबसे ज्यादा फैली हुई सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता है। 5 ट्रिब्यूटरीज आप बताना चाहोगे तो ये है बीज, रावी, झेलम, सतलुज, चेनाब। ठीक है, ईयर कौन सा था या सेंचुरी कौन सी? 2600 टू 1900 BCE थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ओरिजिन क्या था ये? हाँ, सबसे बड़ी बात, ये तीनों चीज भी आप अच्छे से
पढ़ लेना और अच्छे से नोट डाउन कर लेना कि अर्ली हड़प्पा का फेज कौन सा था, 1300 टू 2600 बीसीई था। मैच्योर्ड हड़प्पा का कौन सा था, 2600 से 1900 बीसीई था। लेटर हड़प्पा का कौन सा था, 1300 से 1900 से 1300 बीसीई था। और हम पढ़ते किसके बारे में, मैच्योर्ड हड़प्पा फेज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिला, कौन कौन से एविडेंस मिले, सील्स मिली, बीट्स मिले, स्टोन मिला, ब्लेड्स, बेक ब्रिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसको हम इंडस वैली भी कहते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा, फिर इसके क्या क्या देखने को मिला, पोएट्री एविडेंसेस, हमें किस किस तरीके के एविडेंस मिले, पोएट्री मिली, एग्रीकल्चर का मिला, आपका क्राफ्ट वर्क वहां पे हमें देखने को मिला, ये सारी चीजें हमें एविडेंस के तौर पर मिली। और वहां के लोगों का जो रहन सहन था वो कैसा था, वहां के घर जो थे स्मॉल घर हुआ करते थे, बड़े स्ट्रक्चर का कोई भी बिल्डिंग हमको देखने को नहीं मिली, ठीक। लोग कैसे थे, लोग वेज नॉन वेज दोनों तरह के फूड खाते थे, हंटिंग भी करते थे और एग्रीकल्चर भी करते थे, ठीक है जी। ये आपका हो जाता है आज का सेशन कंप्लीट। ये थी आपकी डिटेल में हड़प्पा के बारे में। इसके और भी आगे हम क्लास है, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसको आगे कल कंटिन्यू रखेंगे हम आगे। कई सारी साइट्स हमको देखने को मिली हैं हड़प्पा के अलावा भी, जैसे कि आपकी मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, बाकी वगैरह सारी चीजों के बारे में हम आगे कवर करेंगे। लेकिन एक चीज बच्चे, रेगुलर बने रहना, रेगुलरिटी मत छोड़ना अपनी सेशन के अंदर। अगर आपने रेगुलरिटी छोड़ दी, और हाँ साथ के साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो, तो भाई अपने नोट्स राइट डाउन करते जाना जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ठीक है। डेट्स वगैरह प्रॉपर लिखना, कब कौन सा इवेंट हुआ और उस इवेंट में क्या क्या हुआ, कौन से हमें एविडेंसेस मिले, ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू पूछी जा सकती हैं। तो अच्छे से इस चीज को नोट डाउन करते रहना। और हाँ, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। करते हैं सेशन को यहीं पे खत्म, मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में, एक और नई जर्नी में। जर्नी तो खैर सीयूटी की रहेगी, लेकिन एक और नया दिन रहेगा। कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को कल। थैंक यू सो मच।